हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1813। जो चार्टर एक्ट 1813 में पारित हुआ उसके बारे में दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये एक्ट क्यों पारित हुआ, इस एक्ट का पारित होने का क्या उद्देश्य था, ये सब दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। इसकी डेट तो हमें पता ही चल गई है, 1813 में चार्टर एक्ट आपका पारित हुआ, मगर इसका उद्देश्य क्या था वो आपको दोस्तों आज समझना है। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया के दिए गए प्रपत्र के अनुसार ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इस प्रपत्र का नवीनीकरण हर 20 वर्ष के बाद किया गया। यानी एक तरह से यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करना है तो आपको अपने देश से आज्ञा लेनी पड़ेगी, वहाँ के राजा से लेनी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो ओनर थे, उन्होंने यहाँ पर उस समय की जो रानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनसे अनुमति लेकर यहाँ पर भारत में व्यापार करने आए थे। और ये अनुमति की जो डेट होती थी, मतलब ये लगभग 20 वर्ष तक वैलिड रहती थी। फिर से 20 वर्ष बाद इनको महारानी विक्टोरिया से, यानी उस समय की जो रानी या राजा होते थे, उनसे इनको परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये पूरी बात है। कंपनी के जो अधिकार थे, उन अधिकारों और स्थिति को साफ करने के लिए जो कानून बनाए गए, उन्हें चार्टर एक्ट की संज्ञा दी गई। ठीक है, यानी कंपनी किस तरह से यहाँ पे काम करेगी, क्या क्या उसके अधिकार रहेंगे, इन सब को दोस्तों इस चार्टर एक्ट में संजो के रखा गया, यानी इन सब में लिखा हुआ है। 1813 ईस्वी में कंपनी के अधिकारों और स्थिति के संदर्भ में ब्रिटिश संसद विचार करने लगी। इस समय तक नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने अंग्रेजी व्यापार को भयंकर धक्का पहुंचाया था। दोस्तों, इस समय जो नेपोलियन था, ये भी अपने बहुत ही हाई लेवल पे था। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी। ठीक है, तो आप तो जानते हैं यहाँ पे नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह था। इसने महाद्वीपीय व्यवस्था को चलाया था, जिसके ज़रिए उस समय के जो कैपिटलिस्ट जो देश थे, उसका इसने बहिष्कार कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। यानी जो जैसे इंग्लैंड है और उस समय के और जो दूसरे देश थे, उसका जितने भी व्यापारिक संबंध थे वो तोड़ दिए थे। खासकर जो नेपोलियन था, वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इसलिए जो महाद्वीपीय व्यवस्था का मेन उद्देश्य था, वो उस समय की जो महाशक्ति थी, यानी इंग्लैंड, उसकी शक्ति को बिल्कुल छीड़ कर देना था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। वॉरेन हेस्टिंग व कॉर्नवालिस के सुधार कोई आशाजनक परिणाम ना दे सके। इससे पहले भी वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस आए थे, इन लोगों ने बहुत सारे सुधार करे, लेकिन नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण वह कुछ खास सुधार नहीं कर सके। इसलिए कंपनी के पूर्वी देशों में एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए अन्य कंपनियां भी दबाव डालने लगी। यही नहीं, इसी बीच एडम स्मिथ के स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड का सिद्धांत बहुत ज़रूरी माना जा रहा था। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पास किया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धाराएं, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धाराएं दोस्तों अब हम लोग जानेंगे। ईसाई पादरी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकेंगे। यानी पहला चार्टर एक्ट के तहत जो प्रावधान करे गए, रिफॉर्म्स करे गए, जो ईसाई यहाँ पर पादरी आते थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। ये चार्टर एक्ट में लिखा हुआ था। दूसरा, कंपनी अपने व्यापारिक और शासन व्यवस्था के किताब रखेगी। सेना का खर्च कंपनी भारतीय राजस्व से देगी। यानी कंपनी का जो जितना भी शासन व्यवस्था है, वो हिसाब किताब वह खुद करेगी, और जो सेना वो आप यहाँ पे लाए थे, उसका खर्च भी कंपनी वहन करेगी। तीसरा दोस्तों, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को ख़त्म कर भारत का व्यापार सभी व्यापारियों के लिए मान लिया गया। यानी यहाँ पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, मगर चार्टर एक्ट के तहत यहाँ पर जो अन्य इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां थी और जो व्यापारी थे, वो भी यहाँ पर व्यापार करने आ सकते थे।
ये इस एक्ट से उनको छूट मिली, लेकिन चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार रहा और उसे आने वाले 20 वर्षों के लिए चीन के साथ व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। यानी मगर चाय का व्यापार था उस पर सिर्फ कंपनी का एक अधिकार रहा। ये एक्सेप्शन है दोस्तों। चौथा, रिफॉर्म्स। कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए सालाना निश्चित कर दिए गए। यानी वो भारत में शिक्षा के लिए उनका जो बजट था वो 1 लाख रुपए था। उस समय दोस्तों 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आज्ञा पत्र प्राप्त कर ब्रिटिश व्यापारी व इंजीनियर भारत में बस सकते थे। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक समिति बनाई गई थी। तो उससे जो आज्ञा पत्र, यानी आप उन डायरेक्टरों से आज्ञा पाकर यहाँ पर इंग्लैंड के जो व्यापारी और इंजीनियर थे यहाँ पर वो बस सकते थे, यानी वो यहाँ पर रह सकते थे। मगर इसके लिए उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आज्ञा लेनी होती थी। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य होते थे वो दोस्तों इंग्लैंड के जो राजा रानी होते थे वो नियुक्त करते थे। ठीक है, तो एक तरह से डायरेक्ट अगर आपको परमिशन लेनी है तो इनडायरेक्टली आपको परमिशन राजा या रानी दे सकते हैं। कंपनी को कोर्ट मार्शल संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निरीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। गवर्नर जनरल, गवर्नरों और कमांडर इन चीफ के कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों की नियुक्ति अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होगी, पर इसमें स्वीकृति सम्राट या बोर्ड ऑफ कंट्रोल देगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस में अंग्रेज़ों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। हैलीबरी कॉलेज के उत्तीर्ण लोग ही कंपनी में लेखकों के रूप में कार्य करेंगे। ये उस समय की दोस्तों एक प्रेस्टीजियस कॉलेज था। तो अगर जो व्यक्ति हैलीबरी कॉलेज से उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास आउट हुए हैं वही कंपनी में लेखा जोखा होगा, उसका कार्यभार संभालेंगे। 11वां सुधार, कंपनी की दीवानी और सेना विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को एडिस कॉम्बे स्थित सैनिक स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और कलकत्ता व मद्रास में भी ऐसे स्कूल खोले जाएंगे। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान, कुछ रिफॉर्म्स। अब हम लोग दोस्तों इसमें हम चार्टर एक्ट का बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसका क्या महत्व रहा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से क्षति हुई, क्योंकि चार्टर एक्ट के द्वारा यहाँ पर जो ईसाई पादरी थे वो आने लगे। यहाँ पर जो ईसाई थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन लाने लगे। तो इस तरह से जो भारतीय संस्कृति थी वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, क्योंकि जो ईसाई पादरी थे वो लोगों को जबरन ईसाई धर्म कबूल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते थे और एक तरह से अपनी एजुकेशन को भी इंग्लिश मीडियम से कर दिया गया और उनका जो कोर्स होता था वो ज़्यादातर वो इंग्लिश शिक्षा की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता था। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए, अगर आप ईसाई धर्म को कबूल करते हैं तो आपको स्पेशली ट्रीट करा जाएगा, आपको ऊंचे पद पर नियुक्ति हो सकती है, आपको बहुत ही ईज़िली सरकारी नौकरी मिल जाएगी और बहुत सारे सरकारी भत्ते मिलते थे और बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती थी। तो इस कुछ कानून बहुत सारे आए जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति थी वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी या उसको थोड़ा नुकसान हुआ। 1813 ईस्वी में एक्ट द्वारा हालांकि भारतीय शिक्षा पर मात्र 1 लाख रुपए तक खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि सिद्धांततः भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का चाय व अफीम को छोड़कर सभी वस्तुओं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को खत्म कर दिया गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जरित हो गई। लघु और कुटीर उद्योगों का नाश हुआ। ईसाई मिशनरियों को प्रचार की स्वतंत्रता ने भारत की सांस्कृतिक दृष्टि से हानि पहुंचाने में ज़रूरी कार्य किया। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर कुछ खामियां हुई आपके चार्टर एक्ट के आने से। तो दोस्तों ये था यहाँ पर चार्टर एक्ट और इसके कुछ रिफॉर्म और इसका महत्व। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।